Hello NEET aspirants sir, welcome to this new video. I am Shivam Raut, third MBBS student गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया एंड इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जो नीट के लिए मॉक टेस्ट पेपर जो देते हैं अपन, उस क्वेश्चन पेपर को आपने एनालाइज कैसे करना है। तो गाइज हम पेपर तो दे देते हैं, मॉक टेस्ट बहुत सारे देते हैं, बट उसको एक इफेक्टिवली एनालाइज करते आना चाहिए अपने। हम उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे तब जाके हम उन गलतियों को अच्छे से उस तरह से सुधार पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से कि ये कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट पेपर देना कैसे है। ये जो चीज़ है मैंने इसके पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम आएगी आपको। सो गाइज आपने जो पेपर है मॉक टेस्ट पेपर आपने 3 राउंड में सॉल्व करना है, ये चीज़ ध्यान रखो। सबसे पहले मैं बेसिक बताता हूँ, आपने 3 राउंड में इस चीज़ को सॉल्व करना है। 3 राउंड में सॉल्व करने का मतलब क्या है कि पहला राउंड जो होगा आपका, पहले राउंड में आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप पूरा पेपर के थ्रू जाओगे। तो पेपर के थ्रू जाते जाते आपका पहला राउंड जब शुरू है तो उसमें आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो आपसे चुटकियों में बन रहे हैं। समझ गए आप कि आपने उस चीज़ को सॉल्व करने में ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, बस आपको वो चीज़ आती ही है, 100% आती है। जिस क्वेश्चन में आप 100% श्योर है, आपने ऐसे क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से आपका पहला राउंड हो गया पेपर का सॉल्व करके। आपने उसमें जो 100% आपको आते थे, और इसको बहुत ना मतलब ईमानदारी से ऐसे ही करना, बस जो 100% आए वही करना, उससे ज़्यादा कुछ मत करना इसमें पहले राउंड में। नाउ आपने क्या करना है, जैसे पहले राउंड में आप सॉल्व करते ना, तो पहले राउंड का मार्किंग अलग करना है। फॉर एग्जांपल आप इसको राइट कर लो, या फिर है ना, आप जैसे आपके हिसाब से, बस इनकी मार्किंग अलग अलग होनी चाहिए। आपने एंड में आपको मतलब है ना जानते आना चाहिए कि ये चीज़ आपने पहले राउंड में सॉल्व की थी, ये दूसरे राउंड में, ये तीसरे राउंड में, ऐसा। नाउ सेकेंड राउंड में आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, मेहनत करके वो बन रहे हैं आपसे क्वेश्चन। एटलीस्ट आपको तो वो लग रहा है कि ये मेरे से सही से ही बन रहा है। बाद में सही होगा कि गलत होगा वो बात की बात है, बट अभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सेकेंड राउंड में सॉल्व करने हैं, और उसको भी आपने अलग मार्किंग देनी है। नाउ थर्ड राउंड में आपने ऐसे अब जितने भी लास्ट में जितने भी बचे, अब आपने 2 राउंड में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हो, अब आप जितने भी क्वेश्चन बचे हैं तो उसको आप थर्ड राउंड में ले जाओ। देखो आपने जैसे 180 या 200 क्वेश्चन का भी पेपर हो गया ना, 200 क्वेश्चन का, तो पूरे सॉल्व नहीं करना है ना आपको, नेगेटिव में जाएंगे वगैरह। तो जितने भी आपको करना है वो डिसाइड करो, और उसके बाद जो थर्ड राउंड होगा, थर्ड राउंड में ऐसे सॉल्व करो, या फिर सॉल्व करो क्या, ऐसे क्वेश्चन वो रहेंगे जो आपसे बन ही नहीं रहे, या फिर आपको ना बहुत ही मुश्किल से 1-2 बने तो बने, ऐसे क्वेश्चन को, या एकदम आपको बहुत ही डिफिकल्ट गए, ऐसे क्वेश्चन को आपको थर्ड राउंड के लिए टिक करना है। तो इस तरह से बेसिक आइडिया दे दिया मैंने। पहले राउंड में 100%, जो 100% आपको आते हैं, बाद में सही हो गए गलत हो गए बात की बात है, एटलीस्ट आपको तो लग रहा है कि वो 100% आ रहे हैं। सेकेंड राउंड में ऐसे क्वेश्चन जो आप थोड़ी सी मेहनत करके या कोशिश करके बना रहे और बन रहे आपसे क्वेश्चन। एंड थर्ड राउंड में ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल, या तो आपने कभी देखे ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, या फिर मतलब समझ गए ना आपकी वो बन ही नहीं रहा आपसे, कुछ भी कर लो। तो इस तरह से आपने 3 राउंड में सॉल्व करना है क्वेश्चन। नाउ अब बात आती है मेन जो चीज़ है, एनालाइज कैसे करना है। ये चीज़ आपको 2 तरह से बताने वाला हूँ, तो आपको मतलब ना दोनों चीज़ अलग अलग है, तो थोड़ा ध्यान दे के सुनना। पहली चीज़ ये है कि आप ये देखोगे, आपने जो पहले राउंड में आपने समझो अपना 200 क्वेश्चन का पेपर है, तो 150 क्वेश्चन आपने पहले राउंड में बना दिए, या 140 बनाए। तो ये चीज़ देखो कि वो 140 क्वेश्चन जो आपने बनाए उसमें से सही कितने हो रहे हैं। ये चीज़ आप ना अपने लिए नोट करके रखना, इससे ना आप खुद को जान पाओगे कि आप पहले राउंड में जितने भी फुल कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर रहे हो उसमें से सही कितने हो रहे हैं। तो ऐसे ही करना कि पहले राउंड में जितने सही हुए हैं वो क्वेश्चन अलग लिख के रख देना, जितने गलत हुए पहले राउंड के उतने अलग लिख के रख देना। मतलब है नंबर लिख के रखना है कि 140 में से मेरे 120 सही हुए, 20 गलत हो गए। नाउ सेकेंड राउंड में हम मान के चलते कि आपने 20 क्वेश्चन कोशिश करके बना लिए, 20 क्वेश्चन में से आपके 15 सही हुए, 5 गलत हुए। ऐसे आपको ऐसे एक रैंकिंग लिखनी है, एक नंबरिंग लिखनी है। ये चीज़ आपको एंड में काम आएगी, कैसे मैं बताऊंगा। और थर्ड राउंड का जो आपने जितने भी ऐसे क्वेश्चन है ना थर्ड राउंड वाले जो आपसे बने ही नहीं है, तो इसको आप अलग उसकी नंबरिंग लिख लो कि भाई मेरे से इतने नहीं बनने हैं। अब गाइज ये चीज़ ना आपको धीरे धीरे करके एनालाइज करनी है,
अभी 2 महीने बचे एग्ज़ाम के लिए एटलीस्ट, मतलब लगभग। तो आप ऐसा करो, ये चीज़ देखो कि ये जो है ना आपने पहले राउंड में जो गलत होने वाले जो क्वेश्चन है, वो गलत होने वाले क्वेश्चन आपके एंड तक कम होने चाहिए। समझो आज 140 आप पहले राउंड में सॉल्व कर पा रहे हो और उसमें से आपके 10 गलत हो रहे हैं या 20 गलत हो रहे हैं, तो एंड में वो जो है ना वो जो आंकड़ा है वो 5 3 2 इस तरह से रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप यार, आपको जो 100% कॉन्फिडेंस लग रहा है आप भी उसमें भी गलत कर रहे हो, तो ये बहुत ही गलत बात होगी, ये सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा आपने को ध्यान रखना है, उस हिसाब से मैंने बताया। अब ये एक चीज़ हो गया क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने का। अब दूसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से सुनो आप, ठीक है। वो चीज़ भूल भी गए तो ठीक है एक बार का, बट ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। नाउ आपने वो दे दिए, क्वेश्चन पेपर अपना हो गया, आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया विद आंसर्स, और आपको पता चल गया क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। आप एक बुक लो, बुक में आप 3 कॉलम बनाना पर सब्जेक्ट। बायो के लिए 3 कॉलम, केमिस्ट्री के लिए 3 कॉलम और फिजिक्स के लिए 3 कॉलम। तो गाइस इसमें से एक कॉलम वो होगा सिली मिस्टेक्स का। पहला कॉलम क्या का होगा? सिली मिस्टेक्स का। दूसरा कॉलम होगा वोलाटाइल टॉपिक्स का। कैसे, मैं इसको समझाता हूँ कि ऐसे टॉपिक है आपको लग रहा था कि आपने पढ़े हो, आपको आता है, फिर भी आपने गलत किए, ये चीज़ ना सिली मिस्टेक से अलग है। सिली मिस्टेक मतलब मिस्टेक क्यों हुई? क्योंकि आपको सच में गलत हो, मतलब 100% नहीं पता था इसलिए मिस्टेक हुई है भाई, कोई सिली नहीं होता है वो। और वोलेटाइल टॉपिक ऐसा है कि आपने बार बार पढ़े हो फिर भी आपसे नहीं बन रहा है। एंड तीसरा कॉलम ऐसे क्वेश्चन का बनाओ कि मतलब वो आपने कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं या आपसे कुछ भी करके वो बनने वाला नहीं था। तो देखो, अब आप बोलोगे कि यार जितने गलत हुए उसको एक पेज में लिख लो ना, क्या जाता है उसमें, इसमें और इसमें क्या अंतर है, क्या ऐसा डिफरेंस हो जाएगा? तो गाइस मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इससे क्या होगा ना, देखो आप सारे क्वेश्चन एक ही पेज में लिखो या फिर उन क्वेश्चन को 3 कॉलम में डिवाइड करो, उनको तीनों को अलग अलग कैटेगरी में रखो। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन ना इसको अलग से क्लिक करेगा, इसको अलग से क्लिक करेगा और इसको अलग से क्लिक करेगा, तीनों को अलग अलग पकड़ेगा और वो एक्चुअल में पकड़ेगा। उसी की जगह ना दूसरा ये चीज़ देखो कि आप एक ही पेज में सारे क्वेश्चन आपने लिख लिए जितने गलत हुए थे, तो ब्रेन एक हिस्से में एक झटके में क्लिक करने की कोशिश करेगा। उससे क्या होगा, आधे ध्यान रहेंगे आधे नहीं रहेंगे। बट इसमें मान के चलो कि आपके 30 गलत हुए हैं, 30 के 30 आपने एक कॉलम में 10 लिखे, 10 ऐसे 30 क्वेश्चन आपने लिखे हो, तो ब्रेन क्या करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा। तो एक कॉलम से 8 उठाएगा, दूसरे से 8, तीसरे से 8, कितने 8 3 24 हो गए। और अगर आप सारे क्वेश्चन एक ही पेज में लिखते हैं ना, तो वो कोशिश कर करके क्या करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन वो क्लिक कर पाएगा, बाकी 15 रह ही जाएंगे। तो इसीलिए गाइस कोशिश करो आप उसको ना अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, अपने हिसाब से कैटेगराइज करना। आपको देखते आना चाहिए कि यहाँ मेरी सिली मिस्टेक हुई थी, ये मैंने बार बार पढ़ा फिर भी मेरे से हो ही नहीं रहा है, या फिर मेरे को इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा था इसलिए मेरे से गलत हुआ। और तीसरा कॉलम तो वही है जो एकदम हार्ड लगा आपको कि भाई वो बना ही नहीं ऐसे। तो इनको ना अलग अलग अच्छे से कैटेगराइज करना, इससे बहुत अच्छा सा आप ना अच्छी तरह से आप उनको पढ़ पाओगे बाद में, या अच्छी तरह से आप उसको ग्रैस्प कर पाओगे। आप समझ जाओ मैं क्या बोलने वाला हूँ। सो गाइज आपने इस तरह से अपना टेबल बना लिया। अब आपको बात का तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, या इसके बाद जो भी पढ़ोगे आपके टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ना है, बट सबसे पहले इन टॉपिक्स को कैसे भी करके पूरा पढ़ना है। और इनको ऐसे पढ़ना है, पूरी जान लगा दो इन टॉपिक्स के लिए। जो ये गलत हुई, जो सिली मिस्टेक हुई, जो वोलाटाइल लगे आपको, या फिर जो मतलब ना बार बार पढ़ने पे भी नहीं समझ रहे, इन चीज़ को समझने में, इन चीज़ को सही करने में आप पूरी जान लगा दो, क्योंकि ये चीज़ दोबारा गलत नहीं होनी चाहिए। अभी समय नहीं रहा आपके पास कि नहीं हम ये चीज़ 1 महीने बाद ये गलती सुधार लेंगे, अब समय नहीं है। इट्स नाउ और नेवर। अभी वो गलती छोड़ दिया आपने, अभी वो टॉपिक पढ़ना फिर से छोड़ दिए और वो टॉपिक पेपर में आ गया तो आपके लग गए तो इसीलिए उस चीज़ को नहीं छोड़ना है अभी कुछ भी करके। उस मतलब वो एक बार गलत हो गया ना, वो दोबारा गलत आपसे नहीं होना चाहिए, इसलिए उन टॉपिक को सबसे पहले पढ़ो। अब आपको एक चीज़ ये भी एनालाइज करनी है कि समझो बायो के है आपके 90 क्वेश्चन है ना, और केमिस्ट्री के 45, फिजिक्स के 45। तो इसमें ऐसा मतलब अपने दिमाग से देखो कि
तीनों सब्जेक्ट में सबसे लो स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, या फिर आप समझो फिजिक्स का हम एवरेज मान के चलते 130 या उसके आसपास कुछ आपको आने चाहिए आइडियल कट ऑफ के हिसाब से जाने के लिए, तो वो उतना आया कि नहीं, या फिर केमिस्ट्री में 140 या 150 तक भी अच्छे मार्क आ सकते थे, आना चाहिए, तो आपने उतने ला पाए कि नहीं, वो चीज़ आपने देखनी है। और इसमें समझो बायो में भी उसी तरह से आप देखो 330 या 320 प्लस तो भी है कि नहीं, या उसके आसपास तो नहीं है कि नहीं। इसमें जो सबसे लो स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा ना, उस चीज़ को पहले स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना, और इसी तरह से आप तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस करके रखो। देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग अपने इसमें बताते कि नहीं मैंने बायो में 355 ला लिया, 360 ला लिया, लाते भी कुछ लोग 360 या 355, फिर उसमें उनका क्या रहता है, फिजिक्स कम रहता है, फिजिक्स में मेरे को 80-90 ही थे बोलते हैं और उनका सिलेक्शन हो गया। देखो यार सबका अलग अलग रहता है, आप अपने इस पे देखो कि आप बायो में सच में 360 ला सकते हो, इसीलिए आप फिजिक्स को इग्नोर कर रहे हो क्या। तो ये चीज़ ना आपको सेल्फ एनालाइज करनी पड़ती है कि नहीं मेरा मतलब खुद आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये आप पे डिपेंड करता है। बट मैं अभी ये बोलना चाहता हूँ कि आप अभी जो जो सबसे लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपका बॉटम मोस्ट सब्जेक्ट है, उसको पहले स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। इस तरह से आप तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस में लेके अभी भी चल सकते हैं। तो गाइज मैं इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहता था कि आपको मॉक टेस्ट पेपर एनालाइज कैसे करना है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ वैल्यू दिया है आपको, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। किसी आपको लगता है आपके दोस्तों को इसकी ज़रूरत है तो शेयर जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट, डोंट गिव अप।